के ये उद्गार आज मां तुम्हें समर्पित करता हूं। माता दो वरदान, सदा मैं धर्म न्याय का पक्ष लिखूं। जो कुछ भी मैं लिखूं कलम से स्वच्छ साफ निष्पक्ष लिखूं। जो कुछ भी मैं लिखूं कलम से स्वच्छ साफ निष्पक्ष लिखूं। और चार पंक्तियां परम श्रद्धेय हमारे काव्य कुल के गौरव बुंदेलखंड के ऐसे यशस्वी रचनाकार जिनका नाम लेकर के हम गौरव महसूस करते हैं, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। चार पंक्तियां आदरणीय दत्ता जी को, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी को और समर्पित करता हूं। एक तो वो मेरे वैसे भी काव्य कुल के मेरे बुजुर्ग हैं। दूसरी बात ये, चिरगांव में जहाँ पर हैं, जहाँ के हैं, उनका परिवार ने अपने जीवन में आज तक जितने कवि सम्मेलन किए उन सारे कवि सम्मेलन में जरूर रूप से उपस्थित रहा हूँ, इसलिए भी मेरे परिवार के हैं। मैं चार पंक्तियां पहले उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। भैया इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा दो और इसमें यदि तुमने एको डाला हो तो बिल्कुल खत्म कर दो, ऐसे खत्म कर दो जैसे हो ही ना, गधे के सिर से हटा दो। कि मातृभूमि भक्ति भावों के प्रणेता को नमन, मातृभूमि भक्ति भावों के प्रणेता को नमन। शब्द के सामर्थ्य से हर मन विजेता को नमन, शब्द के सामर्थ्य से हर मन विजेता को नमन। बुंदेल पावन भूमि का गौरव हुए जो राष्ट्र कवि, बुंदेल पावन भूमि का गौरव हुए जो राष्ट्र कवि। भव्य भारत भारती के उस रचयिता को नमन, भव्य भारत भारती के उस रचयिता को नमन, भव्य भारत भारती के उस रचयिता को नमन। आइए आज का बहुत समृद्धशाली मंच आपकी समिति में आदरणीय पीयूष भाई, संजय गुप्ता जी, सुरेश पटेरिया जी, मनोज कटारे जी और भी तमाम आपकी समिति के लोगों ने जिस मन से आप लोग कार्यक्रम को सजाते हो, उसी मन से ऊपर वाला वैसे भी आपका कार्यक्रम सफल करता है। हालांकि इन सब का परिचय हो गया है, फिर भी एक औपचारिकता होती है कि संचालक को कराना पड़ता है। मौन हो गई सृष्टि। मेरा बहुत अच्छा बचपन का मित्र अभिलाष बरसैया यहाँ बैठा है। उनके पिताजी में आदरणीय गंगा प्रसाद जी बरसैया मेरे गुरु रहे हैं। मौन हो गई सृष्टि। अब सुनना जरा, चार पंक्तियां सुन लेना, चार के बाद आप कविता से जुड़ जाओगे। इस बात के दावे के साथ पढ़ता हूँ, सुनना। और ये 1 लाख से सवा लाख से एक लड़ाऊं, ऐसे आदरणीय सरदार जी बैठे हैं। इनकी मिट्टी के भगत सिंह थे। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ और पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना। कि मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई। न्याय हो गया कैद, न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ। न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूँ उंगली हूँ। गौरव का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूँ। होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और कविता शुरू होती है, सुनना। कि नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था, ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई और हत्या करने का हक किसी को भी नहीं। खैर ये प्रश्न सरकार के। मैं कविता पढ़ता हूँ। भगत सिंह को फांसी देने के लिए जो जल्लाद खड़ा हुआ था, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा है। हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी देने के लिए खड़ा है, वो भी तब जब एक के इशारे पर लोग दूसरे जान दे दिया करते थे। उस स्थिति में वो बेचारा अपने कर्तव्य पालन के लिए खड़ा हुआ है। वो क्या सोचता होगा?
वो जल्लाद क्या सोचता है जब हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को देख रहा है फांसी के तख्ते पर? सुनना क्या सोचता है? पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर, भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं, लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं, लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, भारत माँ की कृत्या है, तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूँ हत्या। मैं कहता हूँ, मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आज तक मैंने उससे अच्छा लिखा ही नहीं, और इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो हमें सब कुछ माँ सरस्वती देती है, वो जब चाहती है तभी कविता होती है, वरना आप रात भर बैठेगा 2 पंक्तियां भी नहीं लिखने कागज पर आएंगी, लेकिन साक्षात उपस्थित होकर कभी नहीं देती। लेकिन ये 2 पंक्तियां मुझे माँ सरस्वती ने साक्षात उपस्थित होकर के दी हैं, सामने आकर के। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, अभिराम, भगत सिंह के गले में जो फांसी का फंदा जो रस्सा पड़ा हुआ है, वो रस्सा तो हिंदुस्तान का है, यदि वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। फिर उस रस्से ने क्यों कसा? मैंने कहा रस्सा तो निर्जीव है, कोई भी खींचेगा रस्सा कस देगा। तो उसने कहा रस्सा निर्जीव नहीं है, निर्जीव को आप 24 घंटे के लिए रख दो, उसके शरीर से बदबू आने लगेगी, रस्से को आप सालों रखे रहो, रस्से के शरीर से बदबू नहीं आएगी। मैंने कहा मेरे भाई, मेरे मित्र, यदि रस्से में प्राण है तो रस्से को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं आते, फिर तुमने क्यों कसा? 15 दिन तक रस्से ने जवाब नहीं दिया। 16वें दिन मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में था, सुबह लगभग 5 बजे होंगे। कोई आता है, मेरे जेहन में 2 पंक्तियां डालता है और मैं एकदम से बैठ जाता हूँ। सिरहाने कागज में रखा रहता है, मैंने उठाया, वो 2 पंक्तियां जो मेरे जेहन में आई थी मैंने लिखी और मैं सो गया। सुबह 9 बजे जब मैं सो करके उठता हूँ और उन 2 पंक्तियों को पढ़ता हूँ तो वो 2 पंक्तियां उस रस्से का जवाब होती हैं। वो 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, रस्से ने दृश्य से जवाब दिया। भगत सिंह रस्से को पकड़ते हैं, चूमते हैं और गले में डाल देते हैं। इस दृश्य से रस्सा जवाब देता है। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ 2 पंक्तियां यदि आपके भी मन तक पहुंच जाए, आपके मन को ठग कर दे, तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे तो, मैं 3 बार लाल किले के कवि सम्मेलन में गया हूँ। पहली बार मैंने जब ये कविता पढ़ी थी तो अगली 2 बार जब मैं गया था तो लोगों ने फरमाइश पर सिर्फ इसी कविता को सुना है, और ये 2 पंक्तियां मेरे जीवन की पंक्तियां हैं, पढ़ता हूँ आपके बीच में। रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं बनते, तूने क्यों कसा? रस्सा जवाब देता है कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। उसे क्या पता कि इसका लिपटना मौत बन जाएगा। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। बाल सखा सा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर, रक्षा बनकर बाहों में, रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूँ जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन, राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना, राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा
बेटा तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूँ। भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए सिर्फ एक महिला जाया करती थी, वो थी भगत सिंह का मेला साफ करने वाली, क्योंकि भगत सिंह बैरक से बाहर नहीं निकल सकते थे और उसमें फ्लैश हुआ नहीं करती थी, तो वो थी मेला साफ करने वाली। भगत सिंह उससे बेबे कहते थे, पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। तो भगत सिंह ने 4 दिन पहले उससे कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले दौड़ने वाले माँ के हाथ से खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो क्या सोचती है, सुनना कविता के अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था, माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और अब 2 पंक्तियों में अपनी कल्पनाओं की पढ़ता हूँ, यदि मैंने पंक्तियाँ मेरी कल्पना आपके दिल तक पहुँच जाए और ये लगे कि बहुत श्रेष्ठ कल्पना करती हो तो आपका आशीष मिले। जब भगवान कृष्ण मक्खन चुरा के खाया करते थे तो माँ यशोदा उनके हाथ पर बांध दिया करती थी, हाथ बांध दिया करती थी, और उनको जब भूख लगती थी तो वो अपने हाथों से खिलाया करती थी। तो मैं वो दृश्य आपको एक दृश्य सुनाता हूँ कि साफ सफाई करने वाली बेबी का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो, पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा मैं जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी। एक गरीब महिला जिसके खाने के लिए दो वक्त का निवारा नहीं है, उस मुंह बोले बेटे को झोली भरने की बात करती है। यदि दे दे तो झोली को झोली शायद आसमान भी भर जाएगा। सुनना क्या देना चाहती है कि लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी, और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी, जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या, अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं विदा करना अपने भरपूर आशीष से, कि मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी, मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग बसंती चोला माई रंग बसंती चोला, रंग बसंती चोला माई रंग बसंती चोला, रंग बसंती